हाय एवरीवन, आज की वीडियो एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में आप किन स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हैं वो प्रोडक्ट्स जो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आप अपने बेबी को फीड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है और इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के, वो मैं कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो के थ्रू आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगी वो प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं, कुछ हिडन इंग्रेडिएंट्स जो आपको चेक करने हैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में या अपने जो आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें वो इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं और वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं, तो वो आपको टोटली अवॉइड करने हैं प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में। वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी वो इंग्रेडिएंट्स जो सेफ़ हैं, जो आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं आपको एक स्किन केयर रूटीन तैयार करना सिखाऊंगी आपके स्किन टाइप के हिसाब से और आपके स्किन के कंसर्न्स के हिसाब से उन मॉलिक्यूल्स के साथ जो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में सेफ़ हैं। अब एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो क्योंकि कभी भी प्रेग्नेंट वीमेन में कोई ड्रग ट्रायल्स नहीं हुए हैं, क्योंकि ये अनएथिकल हैं, इस वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो हमने बुक्स में पढ़ी है, हमने आर्टिकल्स में पढ़ी है, जो हमने देखी है, सीखी है इतने समय में, वो सारी रिसर्च तो आज तक हुई है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी। और इसीलिए मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो कि कोई प्रोडक्ट, कोई मॉलिक्यूल प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में सेफ़ है या नहीं, तो उसमें यही बेस्ट रहेगा कि आप उस मॉलिक्यूल को अवॉइड करें, क्योंकि आपके बच्चे की सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वो लिस्ट जो आपने चेक करनी है, जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, जो क्लियरली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में या दोनों में। तो इसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल जो बहुत बार आपने मुझसे सुना भी होगा मेरी वीडियोस में, मेरे लाइव सेशंस में, वो है रेटिनॉइड्स। तो रेटिनॉइड्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। देखिए, जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम लगाने वाली क्रीम्स की बात कर रहे हैं। मैं खाने वाली कैप्सूल्स और टैबलेट्स की या सप्लीमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो वैसे ही आपको अपने डॉक्टर से, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने गायनोकोलॉजिस्ट, इन सब की सलाह से ही खाना है। लेकिन क्रीम्स की मैं बात कर रही हूँ, क्रीम्स, जेल्स, सिरम्स। तो काफ़ी बार लोग मुझसे क्लिनिक में भी ये बोलते हैं कि जो हम चेहरे पे लगा रहे हैं उससे तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जबकि ये गलत है। जो आप चेहरे पर लगा रहे हैं, अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं, उसका कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो आपके ब्लड तक कितना % पहुंच रहा है, और अगर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो आपके ब्लड सप्लाई के थ्रू आपके बच्चे तक भी पहुँचेगा और फिर उसमें से कुछ वो नुकसान आपके बच्चे को कर सकता है। तो इसीलिए क्रीम्स, जेल, सिरम्स, ये सब भी लगाने से पहले आपको सारे लेबल्स चेक करने हैं। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल मैं बार बार बोलती हूँ, रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स की कैप्सूल की तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कैप्सूल के लिए तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ही, बल्कि कैप्सूल जब अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके कुछ महीने बाद तक आपको कंसीव नहीं करना है, आपको डबल कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करना है टू इंश्योर दैट यू डोंट गेट प्रेग्नेंट। तो कैप्सूल की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, रेटिनॉइड की क्रीम्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि रेटिनॉल की एंटी एजिंग क्रीम्स या पिम्पल की सारी क्रीम्स जिनमें रेटिनॉइन होता है, या वो क्रीम्स जो फेयरनेस के लिए होती हैं, ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम जिनमें भी होता है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं फेयरनेस के लिए। तो वो क्रीम्स आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी है, वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ़ नहीं हैं। वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो फीटल एबनॉर्मैलिटीज़ कर सकती हैं, यानी बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स कर सकती हैं, तो ये क्रीम्स नहीं लगानी है। सेकंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो बिल्कुल नहीं लगाना है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में, वो है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन एक बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन अप्रॉक्सीमेटली 34% होती है। तो एब्जॉर्प्शन इतनी हाई आपकी ब्लड में होने की वजह से ये मॉलिक्यूल बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं। तीसरा मॉलिक्यूल जो सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, वो है आर्ब्यूटिन। तो आर्ब्यूटिन वैसे मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये हाइड्रोक्विनोन जैसा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्लो लाएगा आपके चेहरे पे। लेकिन आर्ब्यूटिन भी, क्योंकि अल्टीमेटली हाइड्रोक्विनोन जैसा मॉलिक्यूल बन जाता है,
कन्वर्ट होने के बाद। तो आर्ब्यूटिन भी सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स के अलावा फोर्थ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत पॉपुलर है, ये है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड, अगर आपको पिंपल रहे हैं तो आपने सैलिसिलिक एसिड के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसके फेस वॉशेज़ अवेलेबल हैं, इसके जेल्स अवेलेबल हैं, सैलिसिलिक एसिड के शैम्पूज़ भी अवेलेबल हैं। अगर किसी के बाल ऑयली हैं, तो पिंपल प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो सैलिसिलिक एसिड ये आपके सेल्स को अनक्लॉग करता है, ऑयलीनेस हटाता है। उसी तरह से ये शैम्पूज़ में होता है, अगर स्कैल्प बहुत ऑयली है तो उसके लिए ये क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ में बहुत होता है। सैलिसिलिक एसिड भी सेफ़ नहीं है। देखिए, इसमें बहुत ऐसा डेटा अवेलेबल है कि कुछ परसेंटेज तक सैलिसिलिक एसिड सेफ़ है, उसके ऊपर सेफ़ नहीं है, और आपको लंबे आवर्स तक नहीं लगाना है, ज़्यादा दिनों तक नहीं लगाना है। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे इसको बिल्कुल अवॉइड किया जाए, और सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉशेस, क्योंकि आप जो भी खरीदेंगे आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप उसको पूरे 9 महीने में कुछ कभी-कभी इस्तेमाल करें। तो वो एब्ज़ॉर्प्शन कितनी हो रही है, क्या हो रही है, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहूँगी कि सैलिसिलिक एसिड बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और उसका ही सब्स्टिट्यूट हमें ढूँढना पड़ेगा। आप ये चिंता नहीं करिए कि फिर क्या इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो सब मैं वीडियो में बताऊँगी आपको आगे, कि अगर ये नहीं कर सकते तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आपको पिंपल्स हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है, या अगर आपके पिगमेंटेशन का कंसर्न है, जो भी आपका कंसर्न है, वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में, वो है सेल्यूलाइट क्रीम्स, क्योंकि सेल्यूलाइट क्रीम्स में कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन ऐसा करता है कि वो जितना भी स्वेलिंग है उसको कम करेगा वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करके। तो कैफ़ीन, आपने सुना होगा, आपके गायनोकोलॉजिस्ट ने भी ये बात बोली होगी कि प्रेगनेंसी में कॉफ़ी का इंटेक कम करना है या नहीं करना है। तो उसी वजह से कैफ़ीन बेस्ड क्रीम्स सेफ़ नहीं हैं। और सेल्यूलाइट क्रीम्स में कैफ़ीन के अलावा DMAE करके भी एक कंपाउंड होता है, जो वो भी सेफ़ नहीं है। इसलिए एंटी सेल्यूलाइट क्रीम्स प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं हैं। और इसके अलावा अब नेक्स्ट जो सेफ़ नहीं है वो है डिओड्रेंट्स और एरोसोल स्प्रेज। क्यों? क्योंकि आप इनको स्प्रे करते हैं तो आप इन्हें इनहेल कर सकते हैं, और इस वजह से ये डिओड्रेंट्स और स्प्रेज बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में। अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स और कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी, जो प्रेजर्वेटिव्स के तौर पे या अदरवाइज़ आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में, और आपके जो भी आप सैलून ट्रीटमेंट्स कराते हैं, या फिर आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं, तो वो आपको चेक करना है कि ये प्रेजर्वेटिव तो नहीं है कहीं आपके प्रोडक्ट में, तो वो सेफ़ नहीं है। इसमें एक तो थैलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो थैलेट्स हार्मोनल डिसफंक्शन कर सकता है, और उसकी वजह से आपको और आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। तो थैलेट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने रूल आउट करनी है हर उस चीज़ में जो आप चेहरे पे लगा रहे हैं, या कोई ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत हार्मफुल हो सकती है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार बात की है। अगर आपने मेरा केराटिन ट्रीटमेंट की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने बताया था कि केराटिन ट्रीटमेंट में फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है, और ये सेफ़ नहीं है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्यों सेफ़ नहीं है? सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मेल्डिहाइड कंसीव करने में भी मुश्किल कर सकता है, माने डिले कर सकता है प्रेगनेंसी को, कंसीव करने को। तो वो तो एक बात है ही। और इसके अलावा माने फॉर्मेल्डिहाइड इनफर्टिलिटी कर सकता है। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर कर सकता है। ये सब तो बातें हो ही गई। साथ में लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कि हम प्रेगनेंसी में क्यों बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से मिसकैरेजेस भी देखे गए हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल भी आपके किसी भी ट्रीटमेंट में, यानी कि जैसे आप केराटिन ट्रीटमेंट आपको नहीं करवाना चाहिए प्रेगनेंसी में। और नेल आर्ट में भी बोला गया है कि नेल आर्ट में भी फॉर्मेल्डिहाइड थोड़ा होता है, तो नेल आर्ट भी सेफ़ नहीं है। अब क्योंकि नेल आर्ट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आगे बता देती हूँ कि नेल आर्ट में टोलुइन भी होता है। तो हालांकि ये कहा जाता है कि ये कंपाउंड्स इतनी कम क्वांटिटी में होते हैं, इतने कम सरफेस एरिया पे लगाए जा रहे हैं, और इतने कम समय के लिए, माने 9 मंथ्स में आप ज़्यादा बार नहीं करवाएंगे, तो ये कहा जाता है कि हो सकता है कि ये सेफ़ ही हो। लेकिन कंपाउंड वाइज, केमिकल वाइज फॉर्मेल्डिहाइड और टोलुइन सेफ़ नहीं है अगर कोई प्रेग्नेंट है।
अब ये तो फॉर्मेल्डिहाइड की बात हुई, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं हैं, लेकिन वो फॉर्मेल्डिहाइड जैसा कंपाउंड रिलीज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। तो वो भी बहुत सारे हैं मॉलिक्यूल्स जो आपको चेक करने हैं। उसकी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से आप वो लिस्ट भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो सब कुछ नहीं होना चाहिए आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में, आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एज प्रिजर्वेटिव्स, या जो भी आप पार्लर एक्टिविटी करवा रहे हैं उसमें। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में, वो है केमिकल सनस्क्रीन्स। तो केमिकल सनस्क्रीन्स के अंदर ऑक्सीबेंजोन होता है। ऑक्सीबेंजोन एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होता है और वो सही भी नहीं है आपके लिए, और वो आपके बेबी के लिए सही नहीं है। वो कुछ परमानेंट डैमेजेस भी कर सकता है। और ऑक्सीबेंजोन ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रीट होता है, तो उस वजह से भी, और क्योंकि सनस्क्रीन हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है और हर समय लगाना है, हर रोज़ लगाना है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि केमिकल सनस्क्रीन बिल्कुल अवॉइड किया जाए और उसकी जगह आप फिजिकल सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको सब सब्स्टिट्यूट्स बताऊँगी वीडियो में कि क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है जो सेफ़ है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो लिस्ट जो सेफ़ है, जो आप एक्चुअली सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, कैसे अपनी स्किन का प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान ध्यान रख सकते हैं। तो उसको हम शुरू करते हैं। पर एक बार बता दूँ फिर से कि क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हैं, इसलिए जो मैं कह रही हूँ कि सेफ़ है, वो भी अगर सेफ़ है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में उसे इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा बड़े सरफेस एरिया पे इस्तेमाल नहीं करना। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि तो अगर सेफ़ भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने बार बार रोज़ लगातार आप उस मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते रहें। जिसका मतलब है कि आप अपना स्किन केयर रूटीन ऐसा बनाएं जिसमें आप हफ्ते में 2 बार एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल करें, कम सरफेस एरिया पे इस्तेमाल करें, बार बार ना लगाएं, और डेफिनेटली वो प्रोडक्ट ऐसा होना पड़ेगा कि जो कि बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए और आपके बेबी के लिए। तो अब इसमें लिस्ट में सबसे पहली चीज़ है विटामिन सी। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी कि विटामिन सी सेफ़ है प्रेगनेंसी में, तो विटामिन सी का इस्तेमाल किया जा सकता है प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में भी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार विटामिन सी जो आप लेते हैं तो उसमें इतनी सारी और चीज़ें एडेड होती हैं, फेरुलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब कुछ विटामिन सी सिरम में होता है। तो हाइलुरोनिक एसिड सेफ़ है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, पर फिर भी आप बॉटल ध्यान से चेक करके लेंगे कि उसमें बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा एडेड ना हो। विटामिन सी ऐसा हो जिसमें विटामिन सी और बस एक आध ही और मॉलिक्यूल हो जो कि सेफ़ हो प्रेगनेंसी में, और आप ये चेक करेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ना हो। तो विटामिन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में। इसके अलावा नेक्स्ट मॉलिक्यूल एजिलिक एसिड। तो एजिलिक एसिड के ऊपर भी स्टडीज़ हैं कि ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने कहा है कि एजिलिक एसिड सेफ़ है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में। तो एजिलिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है पिंपल्स के लिए, पिंपल के मार्क्स के लिए, ब्लेमिशेस के लिए, फेस की रेडनेस के लिए, रोजेशिया के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एजिलिक एसिड अच्छा है, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर से ये बात रिपीट कर दूँ कि जो भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना कि पूरे 9 महीने लगाते रहेंगे, रोज़ लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको स्किन का रूटीन ऐसा बनाना है कि जिसमें कम से कम टाइम आप ये मॉलिक्यूल इस्तेमाल करें। अगला मॉलिक्यूल जिसके बारे में लोग बहुत पूछते हैं वो है नाइसिनामाइड। तो काफ़ी जर्नल्स कहते हैं कि नाइसिनामाइड सेफ़ है, लेकिन मुझे ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली हैं जिसमें कि नाइसिनामाइड के बारे में ये नहीं कहा गया कि ये सेफ़ है प्रेगनेंसी में। तो नाइसिनामाइड थोड़ा कंट्रोवर्शियल है अभी भी, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप नाइसिनामाइड, मैं इस बारे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती क्योंकि इतनी स्टडीज़ नहीं है, और मुझे ऐसी रिपोर्ट्स भी दिखी हैं जिसमें ये कहा गया है कि नाइसिनामाइड सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में। तो नाइसिनामाइड अगली चीज़ है हमारी लिस्ट में। नेक्स्ट जो सेफ़ है वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड बहुत सेफ़ है प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में भी। ग्लाइकोलिक एसिड 7% तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेफ़ है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। 7% से ऊपर वाला ग्लाइकोलिक एसिड प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ़ नहीं है। तो ये आपको एक चीज़ मिल गई इंपॉर्टेंट, जो आप अपने स्किन केयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोज़ लगातार बार बार और पूरे 9 महीने इस्तेमाल नहीं करना है। कोजिक एसिड सेफ़ है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। इसके अलावा फिजिकल सनस्क्रीन जिनमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड हो, फिजिकल सनस्क्रीन सेफ़ हैं। एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे सनस्क्रीन्स भी आजकल अवेलेबल हैं जिनमें फिजिकल और केमिकल दोनों हैं।
आप समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सनस्क्रीन अच्छा बनाने के लिए फिजिकल ब्लॉकर्स और केमिकल ब्लॉकर्स दोनों डाले हैं। तो लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग हैं तो आपने वो फिजिकल सनस्क्रीन चूज करना है जिसमें सिर्फ फिजिकल ब्लॉकर्स हों, यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, और उनमें केमिकल ब्लॉकर्स बिल्कुल भी ना हों। इसके अलावा विटामिन ई सेफ है, कैप्सूल्स की बात नहीं कर रही हूँ। इस पूरी वीडियो में मैंने कहीं खाने की कोई टैबलेट्स की बात नहीं करी है, वो आप सिर्फ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लेंगे। विटामिन ई की क्रीम्स, उसके सिरम सेफ हैं। विटामिन के सेफ है, विटामिन के सेफ, जिसकी मैं अंडर आई क्रीम्स काफ़ी बार कहती हूँ कि अंडर आई क्रीम्स विटामिन के की इस्तेमाल करिए अगर आपको पिगमेंटेशन, आंखों के पास डार्क सर्कल्स हैं तो विटामिन के सेफ है। फिर से कह रही हूँ, बार बार रोज़ लगातार ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना। और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स बिल्कुल सेफ़ हैं। इसके अलावा पेप्टाइड सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में भी। कोको बटर अगर कम क्वांटिटी में लगाया जाए तो सेफ़ है। अगर आप पूरी बॉडी पे कोको बटर, शिया बटर लगाएंगे तो वो उतना सेफ़ नहीं है, बट अदरवाइज़ लिमिटेड अमाउंट्स में कोको बटर सेफ़ है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ लिमिटेड अमाउंट की बात आती है तो वहाँ पे असेस करना बहुत मुश्किल है कि आपने 9 महीने में कितना लगाया, कितने बड़े सरफेस एरिया पे लगाया और कितनी बार लगाया। बक्यूक्योल के बारे में ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्योंकि बक्यूक्योल रेटिनॉइड जैसा है, रेटिनॉल जैसा है, उसको मिमिक करता है, उसके एक्शंस वैसे हैं, उसके फ़ायदे वैसे हैं, और क्योंकि रेटिनॉल नहीं लगाया जा सकता प्रेगनेंसी में, तो बक्यूक्योल को लेके मैं अज्यूम कर रही हूँ कि बहुत लोगों के सवाल होंगे कि बक्यूक्योल फिर लगा सकते हैं क्या प्रेगनेंसी में। देखिए, बक्यूक्योल इतना नया मॉलिक्यूल है कि इतनी ज़्यादा उस पर स्टडीज़ ही नहीं हुई हैं, तो थोड़ी बहुत ही स्टडीज़ हैं, तो बक्यूक्योल पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। नेक्स्ट, बेंजोइल पेरोक्साइड ऐसा है कि जो प्रेगनेंसी में उतना सेफ नहीं है लेकिन लैक्टेशन में सेफ है। उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप फीड करा रहे हैं बेबी को तो बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% से ज़्यादा ना हो, और सिर्फ स्पॉट एप्लीकेशन करनी है। जहाँ जहाँ पिंपल है वहाँ पे आपने बेंजोइल पेरोक्साइड लगाना है, लैक्टेशन में लगाना है, प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। और क्योंकि प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है बेंजोइल पेरोक्साइड, तो आप लैक्टेशन में भी जब लेंगे तो याद रखिए कि ऐसे भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिनमें अडैप्लिन यानी कि रेटिनॉइड बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ मिल रहा है, तो आपने प्लेन बेंजोइल पेरोक्साइड लेना है, आपने विद अडैप्लिन नहीं लेना है, क्योंकि अडैप्लिन सेफ नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स को लेके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स पे हम क्या लगा सकते हैं। देखिए, बेस्ट तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने मेरी स्ट्रेच मार्क की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि जितना आप स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे उतना वो स्किन स्ट्रेच होने पर उतने ख़राब स्ट्रेच मार्क्स नहीं बनेंगे, क्योंकि स्किन उतना ज़्यादा टियर नहीं होगी अगर वो मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रहेगी, अगर वो सपल रहेगी। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि आप कोकोनट ऑयल लगाएं, तो वो बेस्ट रहेगा फॉर स्ट्रेच मार्क्स। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो अवेलेबल हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। शिया बटर, सैफरन और कोकम, ये अगर इंग्रेडिएंट्स आपकी क्रीम में हैं तो वो सेफ़ हैं। बाकी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेफ़ नहीं हैं। मैंने अपनी स्ट्रेच मार्क की वीडियो में ये कहा था कि रेटिनॉल अगर होगा स्ट्रेच मार्क की क्रीम में तो वो बहुत अच्छा रहेगा स्ट्रेच मार्क्स को इम्प्रूव करने में, लेकिन रेटिनॉल सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपकी स्ट्रेच मार्क की क्रीम में। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड सेफ है प्रेगनेंसी में अगर 5% से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और लैक्टेशन में भी लैक्टिक एसिड सेफ है। मेरा बहुत फेवरेट मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन लैक्टिक एसिड अगर आप फेस वॉशेज़ या किसी फॉर्म में यूज़ करें तो उसका रिजल्ट अच्छा है। मैं क्रीम्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड इस्तेमाल नहीं करती, और केमिकल पील्स में भी बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सल्फ़र कंट्रोवर्शियल है। सल्फ़र में यही लिखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी इस्तेमाल करें, वरना नहीं करें। तो सल्फ़र हम स्किप कर सकते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। इसके अलावा हेयर कलर को लेके बहुत सवाल होते हैं लोगों के मन में। तो हेयर कलर में यही कहा गया है कि अमोनिया फ्री हेयर कलर हो, कम से कम बार हेयर कलर किया जाए, और ज़्यादा केमिकल्स ना हों, ये बहुत ज़रूरी है। और बेटर यही रहेगा कि आप हेयर कलर को अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। और नेल आर्ट के बारे में मैं बता चुकी हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड और टोलुइन होता है और ये सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में। हालांकि डेटा अवेलेबल नहीं है कि आप कितनी कम क्वांटिटी में, क्योंकि नेल्स पे लगाएंगे और ज़्यादा बार नहीं लगाएंगे पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में, तो
बहुत सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि जिस क्वांटिटी में लगाया जाता है उस क्वांटिटी में कोई डैमेज ना करे, पर मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, तो मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड और टोल्यूइन के बारे में बता दिया है। दे आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। अब इसके अलावा अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग जो अगर आपको पिंपल हैं तो अभी तक आप सोच रहे होंगे फिर करना क्या है अगर पिंपल हैं तो देखिए अल्टीमेटली एक्ने पैचेस सेफ हैं। तो एक्ने पैचेस अलग अलग तरह के आते हैं। ऐसे एक्ने पैचेस भी अवेलेबल हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री ऑयल है और बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड भी है। वो सब नहीं लेना है, वही एक्ने पैचेस लेने हैं जिनमें हाइड्रोकोलॉइड हो, वो सेफ है। जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, एक्ने पैचेस पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितनी बार लगाएंगे ना इतनी लंबी टाइम पीरियड में। अगर पिंपल बार बार निकल रहे हैं तो एक्ने पैचेस को हमेशा तभी के लिए रखना है जो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, कोई इंपॉर्टेंट पार्टी है, फंक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, तब आप एक्ने पैच लगा के वो एक्ने को ड्राई अप कर सकते हैं। वो हाइड्रोकोलॉइड का पैच सारा पस भी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एक्ने सेटल हो जाएगा और वो एक्ने पैच आपके पिंपल को कैमोफ्लाज भी कर देगा। आप उसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं। तो एक्ने पैचेस सेफ हैं। सिर्फ हाइड्रोकोलॉइड वाले वो एक्ने पैचेस सेफ नहीं हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड हो। अब इसके अलावा प्रो कैपिल पे मुझे कोई डेटा नहीं मिला, लेकिन मिनॉक्सिडिल में क्लियर है कि इट इज़ नॉट सेफ। मिनॉक्सिडिल के जो हेयर सीरम्स जो हम बालों पे लगाते हैं हेयर फॉल रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, वो सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में। और प्रो कैपिल के ऊपर कोई ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ब्लीच सेफ़ नहीं है, ब्लीच में भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो ब्लीच आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं कर सकते। अब मैंडेलिक एसिड, देखिए मैंडेलिक एसिड थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, तो वो बड़ा मॉलिक्यूल होने की वजह से वो उतना एब्जॉर्ब नहीं होता। तो मैंडेलिक एसिड रिलेटिवली सेफ़ है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि जो सेफ है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे 9 मंथ्स लगाते रहें और रोज लगाते रहें, है ना। अब बात करते हैं PHA की, पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड यानी ग्लूकोनोलैक्टोन और लैक्टोबाइनिक एसिड। ये मॉलिक्यूल्स अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि ये मॉलिक्यूल्स अच्छे हैं फॉर सेंसिटिव स्किन, फॉर ड्राई स्किन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हैं साइज में कि ये ज़्यादा पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते कि आपकी स्किन को इरिटेट करें। अब क्योंकि ये बड़े हैं और ये पेनिट्रेट नहीं करते, इसी वजह से ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ माने गए हैं। तो आप जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि सेफ़ है, प्लीज़ उसको ऐसे ही इस्तेमाल करना मत शुरू करिए। प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि आप अलर्ट रहें, आप विजिलेंट रहें, आप कुछ गलत चीज़ अपने चेहरे पे ना लगाएं। लेकिन जो भी आप लगा रहे हैं प्लीज़ एक बार उसका लेबल चेक करिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने डर्माटोलॉजिस्ट को और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। दोनों की राय लेकर ही कुछ भी अपने चेहरे पे लगाएं या अपने बालों पे लगाएं। और प्लीज़ सिर्फ कोई भी इंफॉर्मेशन देख के उस प्रोडक्ट को, उस मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करना शुरू ना करें। तो अब बात करते हैं आपके स्किन केयर रूटीन की। एक स्किन केयर रूटीन आपका फॉर्मुलेट करते हैं आपके स्किन टाइप के हिसाब से और आपके स्किन के कंसर्न्स के हिसाब से। देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है या नॉर्मल है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में ग्लाइकोलिक एसिड का फेस वॉश। और अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो आप पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड, जिसमें लैक्टोबाइनिक एसिड और ग्लूकोनोलैक्टोन है, ये वाला फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं अपने चेहरे पे सुबह। और उसके अलावा आप पेप्टाइड्स या हाइलुरोनिक एसिड लगा सकते हैं अगर विटामिन सी सीरम आपका कंसर्न पिगमेंटेशन नहीं है और आपका कंसर्न ज़्यादा हाइड्रेशन है, स्किन का टेक्सचर और स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करना है। इसके अलावा आप विटामिन सी, पेप्टाइड और हाइलुरोनिक को ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अपना फिजिकल सनस्क्रीन लगाएंगे जो कि आपने लगाना है अगर आप घर के अंदर हैं तब भी। और रात में फिर डिपेंडिंग ऑन योर स्किन कंसर्न्स आप ग्लाइकोलिक एसिड लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया 7% से कम होना चाहिए। और अगर ग्लाइकोलिक एसिड आपके पिगमेंटेशन पे काम करेगा, स्किन की टेक्सचर और क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। और अगर आपको पिंपल्स हैं, पिंपल के मार्क्स हैं, तो आप एजिलिक एसिड लगा सकते हैं। तो ट्वाइस अ वीक ग्लाइकोलिक एसिड, ट्वाइस अ वीक एजिलिक एसिड, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये आप अपना स्किन के रूटीन इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप शीट मास्क लगा सकते हैं। शीट मास्क में ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस ना हो। फ्रेग्रेंस फ्री शीट मास्क आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये टाइम है अपने आप को पैम्पर करने का और बहुत खुश रहने का। और तो इसमें आप जितना भी अपने आप को पैम्पर करें, आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे DIYs कर सकते हैं। DIYs पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में आपको सारे स्किन और हेयर के DIYs बताए हैं, आपके स्किन टाइप के हिसाब से और आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से। पिगमेंटेशन के, पिंपल्स के DIY, ऑयली स्किन के, ड्राई स्किन के, ओपन पोर्स के, सब मैंने बताया है। तो वो DIYs
भी आप कर सकते हैं। तो ये सब करके होममेड फेस पैक्स लगा सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड के भी फेस पैक्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड सेफ़ है और बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे, तो वो इस्तेमाल करके आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन अपना तैयार कर सकते हैं। पर मैं फिर से सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ खुद से कुछ भी ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा टाइम है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि हम कुछ भी गलती ना करें। इसलिए जो भी आपके मन में सवाल हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो या तो उसे नहीं इस्तेमाल करना है या फिर आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट और अपने गायनोकोलॉजिस्ट की निगरानी में, उनके सुपरविजन में, उनके अप्रूवल से ही इस्तेमाल करना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आप किसी को जानते हैं जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, और स्किन और हेयर से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मुझे यूट्यूब हैंडल पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं थोड़ा डिफरेंट तरह का कंटेंट बनाती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।